बात करते हैं लीक पॉइंट प्रेशर की। तो जो लीक पॉइंट प्रेशर होता है वो क्या होता है? इट इज द लोएस्ट प्रेशर एट विच यूरिन लीकेज ऑकर्स। और जो इम्पोर्टेंट चीज होता है वो क्या होता है? देयर इज एब्सेंस ऑफ डेट्रूसर कॉन्ट्रैक्शन। तो जो लीक पॉइंट प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि लोएस्ट प्रेशर जिस पे लीक हो रहा है, लेकिन उसमें उस प्रेशर पे कोई भी डेट्रूसर का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखना है। तो बेसिकली लीक पॉइंट प्रेशर जो रहता है उससे पता क्या चलता है? यूरेथ्रल रेजिस्टेंस के बारे में पता चलता है और इंस्फिंक्टर का कॉम्पिटेंस। अब बात करें कि करते क्यों है ये, तो बेसिकली इसका जो यूज है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए करते हैं, दूसरा न्यूरोजेनिक ब्लैडर के केस में। अब लीक पॉइंट प्रेशर जो रहता है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है वल्सल्वा लीक पॉइंट प्रेशर जिसको VLPP भी बोलते हैं। दूसरा होता है एब्डोमिनल लीक पॉइंट प्रेशर ALPPP। और तीसरा होता है डेट्रूसर लीक पॉइंट प्रेशर। तो जो डेट्रूसर लीक पॉइंट प्रेशर होता है वो न्यूरोजेनिक ब्लैडर में यूज करता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करके VLPP वैसल्वा लीक पॉइंट प्रेशर, तो ये हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में यूज करते हैं। और एब्डोमिनल लीक पॉइंट प्रेशर जो रहता है ये जो बेसिकली अगर हम बात करें तो वैसल्वा की तरह बिल्कुल सेम होता है, बस इसमें वैसल्वा की जगह हम लोग एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग जो है किसी और तरीके से कराते हैं, स्पेशली कफ। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर हम फीमेल्स में यूज करते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में वैसल्वा करा के, तो उसको VLPP भी बोलते हैं। जबकि एब्डोमिनल लीक पॉइंट प्रेशर जो रहता है दोनों सेक्सेस में यूज कर सकते हैं, बट बेसिकली इसको मेल्स के लिए हम करते हैं, कफ करा करके चेक करते हैं। तो इसका फिजियोलॉजिकल बेसिस अब हम समझते हैं। तो जो ब्लैडर है, अब ब्लैडर जो रहता है इससे यूरिन पास करता है, यहाँ पे स्फिंक्टर होता है। तो इसमें हमें और दूसरा ये क्या रहता है? यूरेथ्रा। तो अगर ब्लैडर से अगर यूरिन जो है बाहर निकलना है तो पहला चीज क्या होना चाहिए? ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए अच्छे से। अब ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन जो रहता है वो किस वजह से होता है? डेट्रूसर प्रेशर की वजह से। तो ये ब्लैडर जो प्रेशर लगाता है तो ब्लैडर में कौन सा? डेट्रूसर। और दूसरा जो रहता है वो एब्डोमिनल प्रेशर रहता है। कई बार जो कोई पैथोलॉजी रहती है तो जो पेशेंट रहता है, अगर पेशेंट का डेट्रूसर प्रेशर काम नहीं कर रहा होगा, ब्लैडर काम नहीं कर रहा होगा, तो वो एब्डोमेन से प्रेशर लगाता है, तो ये पैथोलॉजिकल होता है। और ये ब्लैडर खुद से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये डेट्रूसर होता है। और फिर उसके बाद क्या रहा है? ये जो स्फिंक्टर है, ये जो इसका कॉन्ट्रैक्टेड है या रिलैक्स है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। और फिर ये जो यूरेथ्रा रहता है उसका क्लोजिंग प्रेशर, यूरेथ्रा जो है खुलना बंद होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 3-4 चीज़ें जो रहती है वो इंपॉर्टेंट होती हैं यूरिन को होल्ड करने के लिए। यूरिन को होल्ड करने के लिए क्या होना चाहिए? डेट्रूसर को रिलैक्स होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेट्रूसर को रिलैक्स होना चाहिए और स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्टेड रहना चाहिए और यूरेथ्रा को भी कॉन्ट्रैक्टेड रहना चाहिए जब इसमें, और एब्डोमेन से कोई भी प्रेशर नहीं लगना चाहिए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। तो जो कॉन्टिनेंस होता है, कॉन्टिनेंस किस पर डिपेंड करता है? ये बेसिकली ब्लैडर प्रेशर और यूरेथ्रल क्लोजिंग प्रेशर पर डिपेंड करता है। लीकेज कब होगा? लीकेज कब होगा? अब हो क्या रहा है कि ये यूरेथ्रा यहाँ से प्रेशर लगा रहा है और ब्लैडर ऊपर से लगा रहा है। अब ये दोनों का प्रेशर जो है जब तक बैलेंस रहता है, ये वेसाइकल प्रेशर रहता है, ये यूरेथ्रा प्रेशर, तब तक यूरिन लीक नहीं होगा। अब क्या होगा? ब्लैडर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो अगर जैसे ही ब्लैडर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो यूरिन जो है इसके बाहर आ जाएगा और लीक कर जाता है। तो मेन चीज़ लीकेज कब होता है? जब ब्लैडर का प्रेशर यूरेथ्रा प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है तो लीकेज होता है। ये जो प्रेशर रहता है, इस प्रेशर जो बढ़ता है इसमें हमें एक चीज़ ध्यान देना होता है, वो होता है कि इस समय कोई भी डेट्रूसर का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको बोलते हैं लीक पॉइंट प्रेशर। तो बेसिकली अगर हम बात करें लीक पॉइंट प्रेशर क्या होता है, ये स्ट्रेंथ होता है यूरेथ्रल स्फिंक्टर का, कि इसकी कितनी ताकत है यूरिन को होल्ड करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम लीक की बात करें तो क्या होता है? वल्सल्वा लीक पॉइंट प्रेशर। वल्सल्वा लीक पॉइंट प्रेशर क्या होता है? इट इज द लोएस्ट इंट्रावेसाइकल प्रेशर एट विच लीकेज ऑकर्स ड्यूरिंग अ वल्सल्वा मैन्यूवर। तो अगर हम वल्सल्वा मैन्यूवर कर रहे हैं और लीकेज हो जाता है जिस मिनिमम प्रेशर पे होता है उसको बोलते हैं वल्सल्वा मैन्यूवर विदाउट एनी डेट्रूसर एक्टिविटी। तो नॉर्मली क्या होता है? जो ब्लैडर फिल होता है, अगर हम ब्लैडर की बात करें तो ब्लैडर जब फिल होता है तो ब्लैडर का जो डेट्रूसर प्रेशर रहता है वो कितना रहता है? यूजुअली थोड़ा बहुत ही बढ़ता है, तो 10 to 15 ये नॉर्मल रहता है जो बढ़ता है इनिशियली। तो अगर कभी कभी क्या होता है कुछ लोगों में, जैसे ये प्रेशर बढ़ता चला जाता है
और बाय चांस जैसे ये पहुंचा 40 के पास और लीक हो गया, तो इसे ही बोलते हैं वल्सल्वा लीक पॉइंट प्रेशर। दूसरा, या तो हम कफ करा के दिखा लें या ऊपर से एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा के दिखा लेते हैं, तो उस समय जो लीकेज होता है उसको बोलते हैं वल्सल्वा लीक पॉइंट प्रेशर। और इस समय डेट्रूसर का कोई भी एक्टिविटी नहीं होता है। इसमें जो रहता है बेसिकली, अगर हम बात करें तो ब्लैडर को फुल नहीं भरते हैं, यूजुअली हम कितना भरते हैं 150 से 250 ml के बीच में, जो फर्स्ट डिजायर टू वॉइड होता है उतना ही भरते हैं, क्योंकि हमें बस यूरेथ्रा का क्लोजर प्रेशर चेक करना है। तो यूजुअली अराउंड 200 ml के अराउंड जब हमने डाल दिया, फिर उसके बाद पेशेंट को वल्सल्वा परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। अगर पेशेंट वल्सल्वा परफॉर्म करता है तो उसको वल्सल्वा लीक पॉइंट प्रेशर बोलते हैं, और कफ परफॉर्म करता है तो एब्डोमिनल लीक पॉइंट प्रेशर। अब प्रेशर रिकॉर्ड किया जाता है जब लीकेज होगा, और इस समय हमें एक चीज़ ध्यान देना होता है कि डेट्रूसर की जो ट्रेसिंग है वो स्टेबल होना चाहिए, डेट्रूसर का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो अब कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वल्सल्वा लेस देन अगर 60 है, लीक पॉइंट प्रेशर लेस देन 60 है, तो इसका मतलब क्या है, जो स्फिंक्टर है उसमें प्रॉब्लम है, इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डेफिशिएंसी, और ये बेसिकली स्फिंक्ट्रिक फेलियर को डिनोट करता है। फिर अगला हम बात करें, अगर मोर देन 90 है वल्सल्वा लीक पॉइंट प्रेशर, तो ये डिनोट करता है यूरेथ्रल हाइपर मोबिलिटी को, और ये जो रहता है नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है, नॉर्मल स्फिंक्ट्रिक फंक्शन के समय रहता है, और ये यूरेथ्रल हाइपर मोबिलिटी को डिनोट करता है। तो इस वैल्यू को हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं स्ट्रेस इनकंटिनेंस में। अब कोई फीमेल पेशेंट जब स्ट्रेस के साथ आती है तो हम लोग उसका VLPP निकालते हैं। अगर VLPP अगर 60 से कम आया तो इसका मतलब पेशेंट को क्या है, पेशेंट को जो स्फिंक्टर डेफिशिएंसी है। तो ऐसे केस में पेशेंट को सपोर्ट चाहिए रहता है। स्फिंक्टर खराब है तो हम आर्टिफिशियली दूसरा स्फिंक्टर लगा देंगे, या बल्किंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, या ऑटोलॉगस स्लिंग यूज़ कर सकते हैं जिसमें प्यूबो वजाइनल स्लिंग आता है, तो ये सब यूज़ कर सकते हैं। अगर VLPP ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है, यूरेथ्रल हाइपर मोबिलिटी मिल रही है, तो ऐसे केस में हम लोग TVT या TOT करते हैं। तो अगर VLPP अगर टॉप पे रहता है तो हम TOT या TVT करते हैं, और 60 के पास रहता है तो सपोर्ट देते हैं और स्लिंग लगाते हैं। और बेसिकली क्या प्रॉब्लम होता है, स्फिंक्टर डेफिशिएंसी। तो अगर VLPP अगर 60 के पास रहेगा तो स्फिंक्टर डेफिशिएंसी होगा, और ऐसे में हम सपोर्ट देंगे और स्लिंग लगाएंगे। अब बात करें तो यूजुअली VLPP बताता क्या है, जो ये 4 तरह के लिगामेंट होते हैं। पहला, एक तो बताएगा प्यूबो यूरेथ्रल लिगामेंट का फंक्शन, दूसरा एंडो पेल्विक फेशिया का, तीसरा लिवेटर एनाई का, चौथा एक्सटर्नल स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स का। तो ये होता क्या है, जैसे ये यूरो जेनाइटल ट्राइंगल है, ये बनता है, और ये पीछे है एनल ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल है इसको बोलते हैं यूरो जेनाइटल ट्राइंगल। ये यूजुअली प्यूबिक सिम्फाइसिस है। अब प्यूबिक सिम्फाइसिस और इशियल ट्यूबरोसिटी के बीच में जो बन रहा है यूरोजेनाइटल ट्राइंगल, और इशियल ट्यूबरोसिटी और कोकिक्स के बीच में जो बन रहा है वो एनल ट्राइंगल होता है। तो यहाँ पे जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती हैं, उसी को हम देख लेते हैं। तो ये जो रहता है ये क्या है, यूरोजेनाइटल ट्राइंगल। इसमें क्या रहता है, इसका नाम है यूरोजेनाइटल, मतलब यूरो का पार्ट रहेगा और जेनाइटल का पार्ट। तो ये यूरेथ्रा और ये वजाइना, ये क्लिटोरिस, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो इसको सपोर्ट कौन करता है, इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो ये पेरिनियल बॉडी है। पेरिनियल बॉडी से जो ये वाली मसल जो जा रही है ये ट्रांसवर्स पेरिनियाई मसल है, ट्रांसवर्स पेरिनियाई मसल है। और ये जो मसल जा रही है इशियम से हम देख सकते हैं, तो ये जो जा रही है इशियो कैवर्नस मसल बोलते हैं। फिर जो तीसरी मसल है ये बल्बो स्पॉन्जियोसस मसल रहती है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एनल ट्राइंगल की, तो एनल ट्राइंगल में जो मसल्स होती हैं, ये जो मसल्स हैं 3 मसल्स, ये कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ट्यूबो रेक्टाइलिस, तो ये रहा ट्यूबो रेक्टाइलिस, कॉकिक से लेके प्यूबिस तक जा रही है, तो इसे बोलते हैं ट्यूबो कॉक्सीजियस। ये कॉकिक्स हो गया, कॉकिक्स से लेके प्यूबिस तक जा रही है तो इसको बोलते हैं प्यूबो कॉक्सीजियस। ये जो है रेक्टम की चारों तरफ है और प्यूबिस तक जा रहे हैं, तो ये हो गया प्यूबो रेक्टाइलिस। और उसके बाद जो तीसरी रहती है वो हम देख रहे हैं यहाँ कॉकिक से लेके कहाँ तक जा रही है, इलियम तक, तो इसको बोलते हैं इलियो कॉक्सीजियस। तो ये क्यों बताया, ये जो पार्ट होती है लिवेटर एनाई की,
मसल की पार्ट होती हैं, इसमें जो रहता है क्या रहता है, सबसे पहले प्यूबो रेक्टालिस, प्यूबो रेक्टालिस, फिर उसके बाद रहा फिर ट्यूबो कॉक्सीजियस और फिर इलियो कॉक्सीजियस। तो ये तीन जो मिलकर बनाती हैं लिवेटर एनाई मसल्स। अब सबसे ऊपर हमने क्या देखा था, क्या क्या चीजें जो है ये बता रहा है। पहला होता है लिवेटर एनाई मसल्स स्पेशली ट्यूबो कॉक्सीजियस। तो इसमें जो स्पेशली अगर हम बात करें तो ये जो बीच वाला है वो ट्यूबो कॉक्सीजियस है। अब हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो रेक्टम है ये एनएस है, एनएस के चारों तरफ कौन सी मसल है, ये है प्यूबो रेक्टालिस, प्यूबो रेक्टालिस, प्यूबो रेक्टालिस। फिर उसके बगल में जो है ट्यूबो कॉक्सीजियस और फिर इलियो कॉक्सीजियस। ये मिलके क्या बनाती हैं, लिवेटर एनाई मसल्स। फिर उसके बाद अब बात करें अगला जो सपोर्ट करता है यूरेथ्रा को, वो रहता है स्फिंक्टर को सपोर्ट करते हैं यूरेथ्रा को। ये जो रहता है ये वजाइनल ओपनिंग है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है। अब एक होता है यूरोथ्रो वजाइनल स्फिंक्टर। यूरेथ्रो वजाइनल स्फिंक्टर क्या करता है, वो यूरेथ्रा और वजाइना को एक साथ होल्ड करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं यूरेथ्रो वजाइनल स्फिंक्टर। फिर जो दूसरा रहता है एक सिर्फ यूरेथ्रा पे जो बनाता है, पूरा बस यूरेथ्रा पे चारों तरफ रहता है, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर यूरेथ्री, स्फिंक्टर यूरेथ्री। और जो तीसरा रहता है वो यूरेथ्रा से ऊपर होते हुए नीचे जाके इशियोपिबिक रेमाई पे अटैच होता है, उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशर यूरेथ्राई। तो ये चीज क्यों बताया, ये तीन चीजें जो है इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं, क्योंकि ये बनाते हैं यूरोजेनेटिक स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स। तो ये भी जो रहता है स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स जो रहता है वो पूरा एएलपीपी पे जो या हम वल्सल्वा लीक पॉइंट प्रेशर होता है वो निकालते हैं, उससे पता चलता है। तो इसमें बेसिकली तीन कौन से मसल हो गए, एक जो यूरेथ्रा और वजाइना को एक साथ होल्ड कर रही है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रो वजाइनल स्फिंक्टर। फिर एक जो मसल है वो यूरेथ्रा के चारों तरफ है, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर यूरेथ्रा। और एक यूरेथ्रा को जो कंप्रेस कर रही है उसको कंप्रेसर यूरेथ्रा। तो ये रहा। अब फिर हम बात कर लेते हैं एंडोपेल्विक फेशिया का। तो अगर हम मेल्स के में देखें तो मेल्स में क्या होता है, ये प्रोस्टेट है। अब प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट के जस्ट पीछे क्या होगा, डिनन व्हीलर्स फेशिया। डिनन व्हीलर्स फेशिया के दो होते हैं शीट, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। और एंटीरियर पोस्टीरियर आपस में जाके किससे मिलते हैं, लिवेटर फेशिया। ये जो लिवेटर मसल है ये लिवेटर फेशिया रहता है, और यही आगे चल के लिवेटर फेशिया क्या बनाता है, एंडोपेल्विक फेशिया। ये रहता है एंडोपेल्विक फेशिया। तो ये मेल्स के केस में रहता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एंडोपेल्विक फेशिया क्या रहा है, प्रोस्टेट के चारों तरफ जो है पेरी प्रोस्टेटिक फेशिया है, और ये जो रहता है आगे एंडोपेल्विक फेशिया। तो ये चीज़ भी वीएलपीपी में पता चलता है। अब अगर हम यूट्रस की बात करें तो यूट्रस में सबसे पहले अगर होता है तो यूट्रस का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, ब्लैडर यूट्रस और रेक्टम होता है। तो यूट्रस को पीछे, यूट्रस से सैक्रम की तरफ एक लिगामेंट जाता है जिसको बोलते हैं यूट्रो सैक्रल लिगामेंट। तो यूट्रो सैक्रल लिगामेंट। फिर एक जो रहता है एक लिगामेंट जस्ट रहता है यूट्रस का जो नीचे वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स। तो सर्विक्स से लेके प्यूबिस बोन तक जाता है, उसको बोलते हैं प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। तो ये वाला जो लिगामेंट हो गया ये क्या हो गया, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। तो ये जो है ये प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट हो गया। फिर एक होता है जो यूरेथ्रा से कनेक्ट करता है, वो होता है प्यूबो यूरेथ्रल लिगामेंट। तो ये हो गया प्यूबो यूरेथ्रल लिगामेंट। और ये सब जो पूरा सपोर्टेड रहता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, पेरिनियल बॉडी। ये सब चीजें रहता है, एक प्यूबिस से पेरिनियल बॉडी पे एक लिगामेंट जाता है जिसको बोलते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन, और पेरिनियल मेम्ब्रेन से सारे स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। तो जो ये यूरेट्रोसैक्रल लिगामेंट होता है उसके अगर हम देखेंगे तो वही जो रहता है रिस्पॉन्सिबल होता है पीछे की तरफ खींच रहा है यूट्रस को। और जो प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट है ये वाला प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट और यूरेट्रोसैक्रल लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट यूट्रस को पीछे की तरफ खींच रहा है और प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट यूट्रस को आगे की तरफ खींच रहा है। तो दो एंगल बनते हैं। जो वेजाइना से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो सबसे पहले हम बात करें, अगर हम यूट्रस की से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके अलॉन्ग जो होता है वेजाइना से एक एंगल बनता है, उसको बोलते हैं वर्जन एंगल। तो जो वेजाइना से एंगल बनता है वो बोलते हैं वर्जन एंगल, और वर्जन एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। तो ये क्या होता है, एंटी वर्जन एंगल। तो वर्जन एंगल वेजाइना से बनता है। अब इसी सेम लाइन के अलॉन्ग अगर हम देख रहे हैं ये जो प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट है इसको आगे खींच रहा है, तो अब इसी लाइन के अलॉन्ग जो ये लाइन है यूट्रस से हमने लिया, इसी लाइन के अलॉन्ग फ्लेक्शन एक एंगल बन रहा है जो कि काफी बड़ा रहता है, वो रहता है 170 डिग्री। तो ये जो रहता है एंटी फ्लेक्शन एंगल रहता है। तो ये दोनों एंगल क्यों बताया मैंने, क्योंकि ये दोनों एंगल की वजह से ही
जो रहता है सपोर्ट मिलता है यूरेथ्रा को, और यूरेथ्रा में जो हम यूजुअली जो कॉन्टिनेंस आता है वो इसकी वजह से आता है। तो अगर ये सपोर्ट चला जाता है, जिसको बोलते हैं डेलेंसी लेवल ऑफ सपोर्ट, तो अगर ये डी लैंसी होता है, तो डी लैंसी लेवल ऑफ सपोर्ट अगर चला जाता है तो पेशेंट को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, और वो चीज़ जो रहता है वो इसमें जो रहता है हम एब्डोमिनल लीक पॉइंट प्रेशर या वल्सल्वा लीक पॉइंट प्रेशर में टेस्ट करते हैं, तो ये सपोर्ट चला जाता है। तो बेसिकली हम कौन कौन से एंगल जो देख रहे हैं वो होता है, पहला एंटीवर्जन एंगल। एंटीवर्जन एंगल जो रहता है यूट्रस और वजाइना के बीच में बन रहा है। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं यूट्रस के डोम से जा रहा है एंगल और यूट्रस की बॉडी से जा रहा है। फिर ये देख सकते हैं ये है एंटी फ्लेक्शन एंगल। तो ये दो एंगल हो गया। फिर उसके बाद हम ट्यूबो सर्वाइकल फेशिया हमने देखा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये यूट्रस है, यूट्रस से यहाँ पे जो रहता है लिगामेंट जो जा रहा है यूट्रोसाइकल, उसके जस्ट नीचे एक और लिगामेंट होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, इसको भी मैकन रॉड लिगामेंट या कार्डिनल लिगामेंट बोलते हैं। और यूट्रोसाइकल लिगामेंट ये है सैक्रम पे यूट्रस से जा रहा है, तो ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है। और यूट्रस से ये आगे जा रहा है तो ये प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट बोलते हैं। और ये ब्लैडर से जाता है तो प्यूबो वेसाइकल लिगामेंट। तो इस तरीके से सपोर्ट होता है यूट्रस का। तो ये सब चीज़ें जो रहती हैं वो आपको VLPP में पता चलता है। फिर जो ये हमने ये वाला जो लिगामेंट देखा था प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ये लेटरली जो रहता है थिकनिंग हो जाती है इसकी, तो इसको बोलते हैं आर्कस टेंडेनस फेशिया पेल्विस। आर्कस टेंडेनस फेशिया पेल्विस। तो कई बार ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे आके ये इंसर्ट हो रहा है, और कई बार बोलते हैं कि ये थिकनिंग है। तो ये जो थिकनिंग है इंसर्ट है, तो ये एक वजाइना पे जाता है, दूसरा रेक्टम पे जाता है, तो ये पूरा होल्ड करता है इस स्ट्रक्चर को। तो ये सब चीज़ें क्यों डिस्कस किया, क्योंकि जो प्यूबो यूरेथ्रल लिगामेंट हमने देखा था, प्यूबो यूरेथ्रल लिगामेंट का फंक्शन, जो प्यूबो यूरेथ्रल लिगामेंट कहाँ था, जो यूरेथ्रा को आगे ले जाके होल्ड कर रहा था, ये रहा प्यूबो यूरेथ्रल लिगामेंट। तो प्यूबो यूरेथ्रल लिगामेंट ये रहा। तो VLPPP में क्या पता चला था, एक तो प्यूबो यूरेथ्रल लिगामेंट का फंक्शन पता चल रहा था, दूसरा एंडोपेल्विक फेशिया, तीसरा लिवेटर एनाई मसल्स, और चौथा एक्सटर्नल स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स। तो अगर ये जो VLPP अगर लो है तो इसका मतलब क्या है, स्फिंक्टर की टोन नहीं है, देयर इज ISD इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डेफिशिएंसी। अब बात करें एब्डोमिनल लीक पॉइंट प्रेशर का, तो सेम चीज होता है, बस इसमें कफ होता है वल्सल्वा की जगह, बाकी होता सेम है। इसमें लोएस्ट इंट्रावेसाइकुलर प्रेशर एट विच लीकेज ऑकर्स ड्यूरिंग एनी एब्डोमिनल स्ट्रेन, तो उसको एब्डोमिनल लीक पॉइंट प्रेशर बोलते हैं। अब दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें, तो अगर वल्सल्वा की बात करते हैं तो वो सिर्फ वल्सल्वा पे अगर हो जाए तो VLPP बोलते हैं, जबकि ALPPP में कोई भी एब्डोमिनल स्ट्रेन होता है, तो इसीलिए VLPP यूजुअली जो रहता है फीमेल्स में SUI के केस में यूज करते हैं, जबकि एब्डोमिनल लीक पॉइंट प्रेशर दोनों सेक्सेस में यूज कर सकते हैं। और VLPP जो यूजुअली करते हैं तो यूरेथ्रल रेजिस्टेंट चेक करते हैं, जबकि एब्डोमिनल लीक पॉइंट प्रेशर जब करेंगे तो पूरा स्फिंक्टर के बारे में पता चलेगा। तो दोनों का क्लिनिकल थ्रेशोल्ड सेम होता है। 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से कम है तो ISD कहलाता है, 90 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से ज़्यादा है तो हाइपर मोबिलिटी कहलाता है। अब अगर बात करें तो एब्डोमिनल लीक पॉइंट प्रेशर क्यों करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में जो रहता है कोई भी वल्सल्वा नहीं करता है, यूजुअली लोग खांसी करते हैं या स्नीज करते हैं, तो इसलिए रियल लाइफ में जो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है वो रहता है एब्डोमिनल लीक पॉइंट प्रेशर। फिर अगर हम बात करें तो लिमिटेशन क्या होती है, ये टेक्निक सेंसिटिव होता है, पेशेंट अगर एफर्ट जो डाल रहा है उसके बेसिस पे होता है। और अगर पेशेंट जो है ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेन नहीं कर पाया, खांसी की जो है उतने अच्छे से नहीं किया, तो ये रिजल्ट जो रहता है हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। फिर जो तीसरा रहता है डेट्रूसर लीक पॉइंट प्रेशर। तो ये जो डेट्रूसर लीक पॉइंट प्रेशर है, तो पहला जो रहता है, दो तरह के लीक पॉइंट प्रेशर हो गए। पहला तो वल्सल्वा लीक पॉइंट प्रेशर, जिसको एब्डोमिनल लीक पॉइंट प्रेशर भी समझ सकते हैं, और दूसरा रहता है डेट्रूसर लीक पॉइंट प्रेशर। अब इसमें जो रहता है डेट्रूसर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, जबकि अगर हम इसमें बात करें तो लोएस्ट डेट्रूसर प्रेशर एट विच लीकेज ऑकर विदाउट एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग। तो किस डेट्रूसर प्रेशर पे लीकेज हो रहा है बिना किसी एब्डोमिनल स्ट्रेन के, उसको बोलते हैं DLPPP। तो इसमें हम लोग एब्डोमिनल स्ट्रेन नहीं लेते हैं, जबकि उसमें हम लोग क्या नहीं ले रहे थे, VLPPP में हम लोग यूजुअली जो नहीं ले रहे थे, इसमें एब्डोमिनल स्ट्रेन देते थे हम लोग, डेट्रूसर नहीं ले रहे थे। तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि अगर हम लोग एब्डोमेन से प्रेशर दे करके यूरिन लीक करा रहे हैं, यूरिन लीक कैसे करा सकते हैं, ब्लैडर है तो एक तो एब्डोमेन से प्रेशर दे के अगर यूरिन लीक करवाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ALPPP या VLPPP।
और इसमें हमें जो रहता है ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन से रोकना होता है, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। दूसरा होता है कि अगर हम जो है एब्डोमिनल के कॉन्ट्रैक्शन को रोक के और सिर्फ देखते हैं कि ब्लैडर कब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके वजह से लीक हो रहा है, तो ये DLPPP होता है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं। डी से दिमाग होता है, तो दिमाग वाली बीमारी रहती है न्यूरोजेनिक ब्लैडर, स्पाइना बाइफिडा में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या माइलो मेनिंगोसील। तो ये बेसिकली क्या है, ये स्टोरेज प्रेशर को रिफ्लेक्ट करता है। अगर स्टोरेज प्रेशर मोर देन 40 सेंटीमीटर ऑफ वाटर रहता है तो अपर ट्रैक डैमेज के चांसेस रहते हैं, रिस्क ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस, VUR और रीनल स्कैरिंग होता है। अब इसका क्लिनिकल क्या होता है कि अगर जब भी DLPPP 40 से ज़्यादा होता है, अगर यही प्रेशर बढ़ते बढ़ते 40 से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, अपर ट्रैक्ट डैमेज होने लगता है। तो यही जो रहता है ये कहलाता है डेक्टूसर लीक पॉइंट प्रेशर। जैसे ये होता है तो हम लोग ABC देते हैं पेशेंट को, A फॉर एंटीकोलिनर्जिक्स, B फॉर बीटा एगोनिस्ट और C फॉर कैथेटराइजेशन करते हैं पेशेंट को। फिर अगर जो पेशेंट है, अगर ये सब से नहीं होता है तो फिर हमें ब्लैडर का स्पेस बढ़ाना रहता है, जिसके लिए हमें ब्लैडर ऑगमेंटेशन करना पड़ता है कई बार। अब बच्चों में क्या होता है DLPPP का सिग्निफिकेंस, तो अब जो स्पाइना बाइफिडा के साथ होते हैं यूजुअली नियोनेटल पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम ब्लैडर का रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं कि वो सेफ है कि अनसेफ है। अगर 40 से ज़्यादा DLPPP रहेगा तो इसका मतलब क्या है, अनसेफ ब्लैडर है, तो उसमें अर्ली CIC करते हैं और एंटी मस्करेनिक्स स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं हम लोग DLPPP, यूजुअली जो रहता है एक जो रहता है, सबसे पहले हम लोग दो डालेंगे। पहले हमें क्या चाहिए रहता है, एब्डोमिनल प्रेशर। एब्डोमिनल प्रेशर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एब्डोमिनल प्रेशर के लिए हम लोग जो रहता है पहला प्रो रेक्टम में डालते हैं। फिर दूसरा रहता है ब्लैडर प्रेशर। ब्लैडर प्रेशर के लिए क्या करेंगे, ब्लैडर प्रेशर को देखने के लिए हम लोग ब्लैडर में डालते हैं। तो ये दोनों जो रहता है, एक एब्डोमिनल प्रेशर हो गया और एक ब्लैडर प्रेशर। ब्लैडर प्रेशर फिर उसके बाद जो ब्लैडर को हम लोग रहता है कैथेटर से फिल करते हैं और इसकी जो रीडिंग आती है वो मशीन पे देखते हैं, ग्राफ पे। फिर स्फिंक्टर का फंक्शन देखने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोब लगाते हैं और ये EMG मशीन पे चेक करते हैं। और फिर जब पेशेंट, ये तो स्टोरेज फेज में जब पेशेंट वॉइड करता है तो नीचे फ्लो मीटर लगाए रहते हैं और वो बेसिकली यूरो फ्लो मीटर ही के लिए होता है और वो वॉइडिंग फेज के लिए रहता है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भरते कितने रेट से हैं, तो यूजुअली 50 ml पर मिनट से भरते हैं या उससे कम से, मैक्सिमम 50 ml पर मिनट रखना होता है। तो यूजुअली क्या होता है मेजरमेंट, तो हम लोग क्या इसको बोलते हैं फिलिंग सिस्टोमेट्री, क्योंकि ब्लैडर भर रहे हैं, सिस्टोमेट्री हो रहे हैं। इसमें जो रहता है क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट्रूसर जो रहता है स्टेबल होना चाहिए, कोई भी ओवर एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, ओवर एक्टिव डेट्रूसर नहीं होना चाहिए। कैथेटर में हम लोग अगर बात करें तो एक ब्लैडर में डालते हैं इंट्रावेसाइकल, एक एब्डोमिनल के लिए रेक्टम में डालते हैं। तो जो डेट्रूसर प्रेशर होता है वो क्या होता है, डेट्रूसर प्रेशर जो रहता है वेसाइकल माइनस एब्डोमिनल होता है। इस तरीके से हम डेट्रूसर प्रेशर निकाल सकते हैं। फिर अगर फिल रेट की बात करें, फिलिंग रेट, तो 50 ml पर मिनट मैक्सिमम रख सकते हैं। फिर हम जो रहता है रिकॉर्ड करेंगे कि लीकेज कब हो रहा है। तो ये चीज़ देखने के लिए हमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि डेट्रूसर स्टेबल होना चाहिए, कोई भी ओवर एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, ये चीज़ रूल आउट कर लेना होता है। और निकालते कैसे हैं डेट्रूसर प्रेशर, डेट्रूसर प्रेशर निकालने के लिए हमने दो प्रोब यूज़ किया है, एक ब्लैडर के लिए और एक जो रहता है एब्डोमिनल के लिए। दोनों को माइनस कर देते हैं तो डेट्रूसर प्रेशर निकल जाता है। तो P वेसाइकल माइनस P एब्डोमिनल दैट इज रेक्टम, तो जो दोनों प्रोब डाले हैं उसको आपस में माइनस कर देंगे तो डेट्रूसर प्रेशर निकल जाता है। अब बात करें तो हमें टोटल कितने बार ये करना रहता है, इसको कंफर्म करने के लिए कम से कम 3 बार करना रहता है, ताकि हम जो रिजल्ट है उसको रिप्रोड्यूस कर सकें। फिर अब आगे बात करते हैं डेट्रूसर लीक पॉइंट प्रेशर का। इन सब चीज़ों का जो रहता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जितने भी लीक पॉइंट प्रेशर है। सबसे पहला स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग जो है VLPPP या ALPPP यूज़ करते हैं। और अगर 60 से कम आया तो हम लोग क्या समझते हैं, 60 से कम आया तो पेशेंट को स्फिंक्टर डेफिशिएंसी है और स्लिंग सर्जरी करते हैं पेशेंट को, और स्फिंक्टर ऑगमेंटेशन करते हैं या आर्टिफिशियल स्फिंक्टर लगाते हैं। और हाइपर मोबिलिटी है, अगर VLPP टॉप पे चला गया है, 90 से ज़्यादा है, तो TOT और TBT करते हैं। फिर DLPPP के मदद से अगर हम बात करें तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर निकालते हैं। फिर अगर हम बात करें पीडियाट्रिक न्यूरोजेनिक ब्लैडर के केस में हम लोग यूजुअली जो रहता है DLPP की मदद से सेफ अनसेफ ब्लैडर डिटरमाइन करते हैं। DLPP अगर 40 से ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में हम लोग इंटरवीन करते हैं। फिर अगर कोई पेशेंट आए जिसमें मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा डोमिनेंट है, डोमिनेंट मैकेनिज्म कौन सा है, इसकी वजह से पता कर सकते हैं। और किसी पेशेंट ने प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराया है एडल्ट में अगर हम बात करें और उसका VLPP
लो है तो इसका मतलब क्या है, स्फिंक्टर डैमेज है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि स्फिंक्टर देखना है तो हमें क्या कराना है, VLPPP या ALPPP, तो ये हम कराते हैं टू लुक फॉर स्फिंक्टर डैमेज। और ओवरऑल अगर हमें फंक्शन देखना है ये कि पेशेंट जो है उसका डेटूसर प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं, तो DLPPP कराते हैं। फिर अगर हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स, तो VLPP अगर 60 से कम रहा तो 60 से कम रहा तो स्फिंक्टर डेफिशिएंसी, ऐसे केस में स्लिंग करते हैं और सपोर्ट देते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल स्फिंक्टर या बल्किंग एजेंट। फिर अगर VLPP अगर 90 से ज़्यादा टॉप पे चला गया है तो TOT और TBT देते हैं। DLPP अगर दिमाग वाली बीमारियों में कराते हैं, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, और बेसिकली जो पेशेंट रहता है उसमें हम लोग अर्ली एंटीकोलिनर्जिक अगर 40 से चला गया और कैथेटराइजेशन करते हैं। अब इन सब टेस्ट का लिमिटेशन क्या होता है कि जो ये रहता है स्पेशली जब पेशेंट रहता है उसका एफर्ट जो रहता है कई बार अलग अलग एफर्ट डालता है, कई बार खांसेगा कई बार नहीं खांसेगा, तो सिनेरियो हर बार चेंज होता रहता है। तो इसको हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं रिजल्ट को, एक बार जैसा आ गया फिर अगली बार कोई ज़रूरी नहीं है वैसा आता है। दूसरा बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और टेक्निक सेंसिटिव होता है। इसमें अगर कैथेटर थोड़ा भी हिला या ब्लैडर जो है हमने तेज भरा या स्लो भरा या पेशेंट इधर उधर हिला तो रीडिंग पूरी चेंज हो जाती है। फिर तीसरा जो रहता है, हम ये लैब सेटिंग में कर रहे होते हैं, पेशेंट को अपने क्लिनिक सेटिंग में कर रहे होते हैं, पेशेंट को अपने सामने यूरिनेट कराते हैं। तो ये जो रहता है रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में कोई भी बाथरूम जाता है आइसोलेटेड कंडीशन में जाता है और उस समय बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, सामान उठाता है, छींकता है, कासता है, तो उस समय लीकेज होता है। तो वो सब चीज़ों को हम लोग मिमिक नहीं कर पाते हैं, तो रियल लाइफ कंडीशंस को पूरी तरीके से हम लोग रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। फिर अगर पेशेंट का जो डेट्रूसर एक्टिविटी है, ओवर एक्टिविटी अगर होगा तो वो कई बार जो रहता है वो चेंज होता रहता है, वेरिएबिलिटी रहती है ब्लैडर का कंप्लायंस, तो उसकी वजह से रिजल्ट जो रहता है वेरिएबल आ सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि इसका जो रिजल्ट है उसको कभी भी सिर्फ नॉर्मल वैल्यूज पे जैसे DLPP 40 से आगे तो इस पे इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। साथ में हमें हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और इमेजिंग के साथ वीडियो एरोडायनेमिक्स करवाना चाहिए। अब इसमें एडवांसमेंट क्या आया है, सबसे पहले आ गया है वीडियो यूरोडायनेमिक्स। तो ये होता क्या है, कुछ नहीं, जब हम यूडीएस कर रहे होते हैं तो साथ में हम लोग फ्लोरोस्कोपी भी करते हैं। तो फ्लोरोस्कोपी जब अंडर सीएम गाइडेंस करते रहते हैं फ्लोरोस्कोपी, तो पेशेंट को रेडिएशन भी मिलता है। तो इससे हम लोग जो है बेसिकली एक एनाटॉमी भी देख सकते हैं कि लीकेज कहाँ से हो रहा है। तो फ्लोरोस्कोपी की मदद से रियल टाइम हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग जब रियल वर्ल्ड सिचुएशन जो रहता है उसको नहीं मिमिक कर पाते हैं क्लिनिक्स में, तो हमने नया एक तरीके का यूरोडायनेमिक्स स्टार्ट किया जिसको बोलते हैं एम्बुलेटरी यूरोडायनेमिक्स। वो पेशेंट जो रहता है अपना डेली एक्टिविटी कंडीशन करता रहता है और उस समय उसका जो डाटा होता है वो कलेक्ट करते हैं, ये ज़्यादा फिजियोलॉजिकल होता है। फिर अगर हम बात करें जैसे ईसोफेगस में मैनोमेट्री करते हैं, उसी तरीके से हाई रिजोल्यूशन मैनोमेट्री हम लोग स्फिंक्टर या डेटूसर के लिए कर सकते हैं। फिर अब जैसे हर चीज़ में एआई आ गया वैसे यहाँ भी एआई आ गया है, और जो जितना डाटा है जितना यूडीएस है सब कुछ एआई को सिखा देते हैं। तो इससे क्या होता है, एआई जो रहता है वो कंटिन्यूस यूडीएस के समय मॉनिटरिंग करता रहता है और जो रहता है प्रेशर की रीडिंग से मॉनिटरिंग करके वो बता सकता है कि कब अपर ट्रैक्ट डैमेज होने वाला है, तो वो पहले ही अलर्ट कर देता है। फिर अब जो रहता है ये सब यूरोडायनेमिक्स के अलावा अभी नॉन इन्वेजिव जो है मेथड्स डेवलप किए जा रहे हैं जिसमें 3D अल्ट्रासाउंड और MRI। तो इनके बेसिस पे हम लोग जो रहता है यूरेथ्रल जो सपोर्ट रहता है उनकी मैपिंग कर सकते हैं। फिर अब आगे बात करें तो जो VLPPP है वो बेसिकली हम लोग इससे क्या देख रहे थे कि ये 60 से कम है तो क्या होता है, स्फिंक्टर प्रॉब्लम। तो स्फिंक्टर प्रॉब्लम होता है तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये स्फिंक्टर के लिए है। तो अगर हम लोग यूरेथ्रल प्रेशर की बात करें तो ये यूरेथ्रल प्रेशर को उतना अच्छे से नहीं बताता है। तो यूरेथ्रल प्रेशर प्रोफाइलोमेट्री अगर हम करेंगे तो उतनी अच्छे से नहीं बताता है, फिर भी हम करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर ये प्रॉब्लम रहती है तो फंक्शनली जो रहता है कोरिलेशन रहता है कि अगर स्फिंक्टर डेफिशिएंसी है तो वो चीज़ जो रहता है मिमिक करता है यूरेथ्रल प्रेशर प्रोफाइलोमेट्री से, इसलिए कराते हैं। फिर अगर हम बात करें अगर VLPP बहुत ही ज़्यादा कम है 30 से कम, यूजुअली 60 से कम जो रहता है, तो मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं जिसमें स्लिंग भी रहता है, स्लिंग रहता है और उसके बाद बल्किंग एजेंट भी होता है। लेकिन अगर 30 से भी कम हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, सीवियर ISD, एकदम बहुत ही बुरी हालत है सीवियर ISD। तो ऐसे केस में हमें जो रहता है आर्टिफिशियल स्फिंक्टर ही लगाने पड़ते हैं। अब बात करें ALPPP, तो जो खांसी करा के करते हैं वो मेल्स में कराते हैं, VLPPP जो रहता है वेल्सेल्बा वो फीमेल्स में कराते हैं। फिर अगर हमें बात करें कि स्फिंक्टर डेफिशिएंसी होती क्यों है, क्यों क्यों होता है इंस्टिंक्टर डेफिशिएंसी, तो अगर किसी ने बच्चे को जन्म दिया है तो चाइल्ड बर्थ के समय ट्रॉमा हो सकता है, वेजाइनल डिलीवरी होती है। दूसरा, अगर किसी ने पेल्विक सर्जरी कराई है तो उसकी वजह से हो सकता है इंजर्ड। फिर तीसरा, रेडिएशन की वजह से हो सकता है। चौथा, उम्र के साथ हो सकता है एजिंग। और पांचवा जो है
पेल्विक फ्लोर का जो नर्व है वो डिनर्वेट हो जाए। फिर अगर हम बात करें DLPPP थ्रेशोल्ड जो हम डिस्कस कर रहे थे वो 40 सेंटीमीटर होता है। 40 सेंटीमीटर से ऊपर जो रहता है वो हाई रिस्क हो जाता है, अनसेफ हो जाता है। तो जो DLPP रहता है वो आइसोलेटेड नहीं रहता है, उसके साथ हम कंप्लायंस भी देखते हैं। तो अगर किसी का हाई DLPP है तो इसका मतलब क्या है, कंप्लायंस लो है। तो यूजुअली अगर हाई DLPP है तो कंप्लायंस लो होगा। और ब्लैडर की कैपेसिटी स्मॉल अगर होगी साथ में तो इसका मतलब रिफ्लक्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है मेलिंगोमाइनोसील के साथ तो उसमें हम लोग बर्थ के समय DLPPP मॉनिटर कर लेते हैं ताकि हम लोग जो है अर्ली ब्लैडर मैनेजमेंट कर सके। और कई बार तो जो रहता है इंट्रा ऑपरेटिव ही हम लोग मेलिंगोमाइनोसील रिपेयर करते हैं, जिससे पेशेंट का 40% चांस रहता है जो ब्लैडर मॉर्बिडिटी है वो कम हो जाती है। अप टू 2 ईयर्स वो जो रहता है कैथेटर फ्री हो जाता है। ये जो हमें पता चला है वो मॉम्स ट्रायल का रिजल्ट है, मॉम्स ट्रायल अर्ली माइलो मेलिंगोसील रिपेयर। फिर अब हम बात करें डायनेमिक VLPPP, एक जो है नया चीज़ है। डायनेमिक VLPPP का मतलब होता है कि अगर हम लोग जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन को मिमिक करना चाहें तो उसके लिए क्या पेशेंट का रिकॉर्ड करते हैं खांसी के समय। तो खांसी के समय जो हम लोग जो रहता है वो रिकॉर्ड करते हैं वल्सल्वा भी करते हैं, खांसी के समय में भी रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो रहता है स्टैटिक जो वल्सल्वा होता है उससे ज़्यादा बेटर होता है। स्टैटिक वल्सल्वा में क्या होता है, सिर्फ वल्सल्वा कर रहे हैं। और डायनेमिक VLPP क्या होता है कि हम लोग पेशेंट को वल्सल्वा करा रहे हैं, उसी टाइम खांसी भी हो जाती है पेशेंट को। तो एक्चुअली में ये रियल लाइफ कंडीशन में यही होता है। तो ये होता है डायनेमिक VLPP। फिर आप बताएं अगला है कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो हमारे पास पेशेंट आए लीक के साथ, तो लीक के साथ आए तो हमें जो है क्या देखना है कि डेट्रूसर एक्टिविटी है या नहीं। सारा क्वेश्चन डेट्रूसर एक्टिविटी पे ही हो रहा था। तो डेट्रूसर एक्टिविटी नहीं रहता है तो हम लोग स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जानते हैं, और क्योंकि हम लोग VLPPP भी तभी ले रहे थे। अगर डेट्रूसर एक्टिविटी रहता है तो क्या रहता है, डेट्रूसर ओवर एक्टिविटी, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस। तो स्ट्रेस और अर्ज इनकॉन्टिनेंस में हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि अर्ज में क्या रहता है, डेट्रूसर ओवर एक्टिविटी रहती है, इसलिए अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है। अब DLPPP की बात करें तो DLPPP में जो था वो बेसिकली जो लीक हो रहा था वो डेट्रूसर से हो रहा था, और VLPPP में एब्डोमिनल। हमने जैसे डिस्कस किया था कि ये ब्लैडर है। अब अगर हम लोग एब्डोमिनल प्रेशर लगा करके ब्लैडर से लीक कराते हैं तो इसको VLPPP बोलते हैं। और इस अगर हम लोग ये जो ब्लैडर की जो रहता है वो अपने खुद से एब्डोमिनल प्रेशर को रोक देते हैं और ब्लैडर को खुद से करके जो लीक होता है उसको बोलते हैं DLPPP। DLPPP मोर देन 40 अनसेफ ब्लैडर होता है। फिर अगर हम बात करें लीक पॉइंट प्रेशर, तो लीक पॉइंट प्रेशर को और भी फाइंडिंग से हमें फुल इंटरप्रिटेशन के लिए कोरिलेट करना चाहिए, जैसे कि EMG फाइंडिंग, डेट्रूसर प्रेशर, कंप्लायंस और इमेजिंग। अब आगे बात करें तो सेम वही चीज़ जो रहता है VLPPP अभी तक डिस्कस करते आ रहे थे, फीमेल में यूज़ करते हैं लेस देन 60 ISD। ALPPP जो रहता है ब्रॉड होता है, दोनों सेक्सेस में यूज़ करते हैं, वैल्यूज सिमिलर होती है। डेट्रूसर लीक पॉइंट प्रेशर दिमाग वाली बीमारी में न्यूरोजेनिक, मोर देन 40 अनसेफ होता है। अब बात करें यूरेथ्रल क्लोजर प्रेशर, जो हमने बताया कि VLPPP जो रहता है वो क्या बता रहा है, इंस्टिंक्टर के बारे में, बट फंक्शनली जो रहता है सिमिलर रहता है यूरेथ्रल क्लोजर प्रेशर में, इसलिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं। बट एक्चुअली में यूरेथ्रल प्रेशर के लिए क्या यूज़ करते हैं, MUCP, मैक्सिमम यूरेथ्रल क्लोजर प्रेशर, जो कि यूरेथ्रल प्रोफाइलोमेट्री से मिलता है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें अगर ISD की बात करें तो लेस देन 20 ISD आ रहा है। देखिए हम लोग जो देख रहे थे VLPPP में कि उसकी VLPPP की वैल्यू कितनी थी, लेस देन 60 था, तब ISD बोल रहे थे, क्योंकि ये डायरेक्टली जो था वो कोरिलेट नहीं कर रहा था यूरेथ्रल प्रेशर को। अब मिनिमम अगर हम जो है मैक्सिमम यूरेथ्रल क्लोजर प्रेशर में के टर्म्स में बात करें तो लेस देन 20 रहता है। तो इसको ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ये बेसिकली एडजंक्ट होता है, इसके साथ में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है इसको रिप्लेस नहीं करता है। अब बात करें कि VLPPP ALPPP जो रहता है वो फंक्शनल टेस्ट होता है बेसिकली किसके लिए, स्फिंक्टर के लिए, और दूसरा पेल्विक सपोर्ट के लिए। जो हम पेल्विक जितने सपोर्ट्स होते हैं उनको डिस्कस किए हम लोग, तो इसलिए इसका SUI में यूज़ करते हैं। जबकि DLPPP जो रहता है दिमाग वाले बीमारी में जैसे न्यूरोजेनिक ब्लैडर में करता है, क्योंकि ये स्टोरेज प्रेशर बताता है। तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री।